बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग संधारित्र से जुड़ी हुई अगली बातें जानेंगे। इससे पहले हम लोग संधारित्र के बारे में, संधारित्र की धारिता, बड़ा संधारित्र क्या होता है इसके बारे में जाना, फिर गोली संधारित्र के बारे में जाना, समांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में जाना, समांतर पट्टिका संधारित्र के धारिता के लिए गणना किया और गोली चालक की धारिता की गणना किया। और इसके बाद हम लोगों ने उसमें पट्टिकाओं के प्रकार के बारे में इनका जाना, किस प्रकार से इनका संयोजन किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, संधारित्र के बारे में जाना। और दो पट्टिकाओं के बीच जब कोई माध्यम न हो तो धारिता कितनी होती है, और यदि उनके बीच में कोई टी मोटाई की पट्टिका रख दी जाती है तो संधारित्र की धारिता कितने गुना बदल जाती है और कितने गुना परिवर्तित होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। संधारित्र की निर्भरता के बारे में जाना कि ये किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। इन सारी बातों को जानते हुए आज हम लोग इस पर अगले स्टेप पर आ चुके हैं। इसका जो लास्ट स्टेप बचा हुआ है संधारित्र की धारिता पर, आज का हमारा इसमें संधारित्र की धारिता पर लास्ट क्लास होगा, जिस पर हम लोग देखेंगे इसमें संधारित्र में संचित ऊर्जा, जो संधारित्र कैपेसिटेंस जो होता है इसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उस एनर्जी की गणना हम लोग करना सीखेंगे इसमें कि कैसे उसकी एनर्जी की गणना हम लोग करते हैं और अलग अलग स्टेप में, अलग अलग पदों में किस प्रकार से इसको चेंज किया जाता है, कैसे बदला जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। तो आइए चलते हैं। मैं पहले से ही मैटर को लिख रखा है ताकि आपको सिर्फ समझा सके और लिखने का समय न इसमें लगे, हम आपको बेहतर तरीके से समझा सके। देखते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा, किसी भी संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है और किस प्रकार से संचित होती है, इसके बारे में देखेंगे। किसी चालक को उसके विद्युत क्षेत्र में, कोई चालक है और उस चालक का स्वयं का विद्युत क्षेत्र है, उसके विद्युत क्षेत्र में आवेशित करने के लिए किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा एवं उसमें संचित ऊर्जा कहलाती है। यदि हम किसी चालक को उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर ही आवेशित करना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं, तो चार्ज करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा वही वर्क, वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम उसकी संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यदि किसी संधारित्र की धारिता C हो, यदि हमारे पास कोई ऐसा कैपेसिटेंस दिया गया है, संधारित्र दिया गया है जिसकी धारिता मानी जा रही है कि कैपिटल C हो तथा उसे Q आवेश देने पर उसका विभव V हो, तो यदि उसका विभव V हो और धारिता C हो तो ऐसे के लिए हम लोगों ने विभव के संदर्भ में ये सूत्र पढ़ा है कि V = Q/C होता है। संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dq देने पर, सबसे पहले संधारित्र पर कोई भी आवेश नहीं दिया गया है, वह संधारित्र अपने फील्ड के अंदर रखा हुआ है। जैसे यह इसका एक फील्ड है, इसमें एक संधारित्र रखा गया है, ये संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं और हम इसे अपना पहला आवेश देना चाहते हैं। तो आवेश dq देने में किया गया कार्य, हम उसको जब अपना पहला आवेश देंगे, सूक्ष्म आवेश देंगे, तो हमें कुछ कार्य करेंगे तभी तक तो आवेश उसके पास पहुंचेगा, तभी आवेश दे सकेंगे। तो इस आवेश को देने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य भी सूक्ष्म होता है। यह सूक्ष्म कार्य कितना होता है? सूक्ष्म कार्य इसलिए हम इसको dw से दिखाए हैं। अब इस प्रकार से W = V/Q होता है। कार्य W = V × Q हम पहले पढ़ चुके हैं इसके लिए। तो सूक्ष्म कार्य है, सूक्ष्म कार्य के लिए dW और V × आवेश जो हम देख रहे हैं, सूक्ष्म आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आवेश हमारा dq हो गया। जबकि हम V = जानते हैं Q/C, यहाँ पर Q/C का प्रयोग करेंगे, V की जगह Q/C हो जाएगा। अतः संधारित्र को Q आवेश देने में किया गया कार्य, जब हम dq आवेश देने में या सूक्ष्म आवेश देने में किए गए कार्य के बारे में देख रहे हैं,
सूक्ष्म आवेश देने में संधारित्र पर कार्य जो हो रहा है वह कार्य इतना प्राप्त हो रहा है। बट अगर हम संधारित्र को कुल जो टोटल आवेश है Q देना चाहते हैं तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, इसके बारे में याद रखेंगे कि जब हमें पूर्ण का पूर्ण मान निकालना होता है, सूक्ष्म मान नहीं दिया हो और पूरा मान निकालना हो, तो हम उसके लिए गणितीय विधि से समाकलन करते हैं उसका। तो हम इसका समाकलन करेंगे, अर्थात दोनों पदों का समाकलन कर दिया जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं। सबसे पहले हम किसी भी प्रकार का चालक को कोई आवेश नहीं दिए रहते हैं। इसका मतलब कि जब हम कोई आवेश नहीं दिए हैं तो प्रारंभ में चालक को दिया गया आवेश शून्य माना जाता है और देना प्रारंभ करते हैं dq से। प्रारंभ में 0 था, 0 से स्टार्ट करते हैं और dq देते हैं और देते 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 q तक उसको पूरा दे दिया जाता है। तो याद रखें, जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, जो समाकलन हम करेंगे, इसमें याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा इंटीग्रेशन होगा ये 0 से q के लिए हो जाएगा। इसकी जो लिमिट होगी 0 से q, क्योंकि हम उसको 0 से लेकर q तक आवेश दे रहे हैं। प्रारंभ में तो आवेश शून्य रहता है, बट हम उसको जब देना प्रारंभ करते हैं dq से, तो देते 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 चालक पर पूरा आवेश q दे दिया जाता है। तो इसलिए समाकलन हम शून्य से q की ओर करेंगे और ये पूरा का पूरा वही रह जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा C है, चालक की जो धारिता है, जो हर एक पदार्थ की धारिता, हमने पहले ही दिन धारिता की परिभाषा के अनुसार आपको समझा दिया था कि हर एक पदार्थ की धारिता लिमिट होती है, सीमित होती है। तो उसी प्रकार से जो हमने कैपेसिटेंस यहाँ पर लिया है, जो धारिता संधारित्र लिया है, इसकी भी एक लिमिट होगी कि एक लिमिट तक ही धारण करेगा। तो इसकी धारिता जो C है ये इसकी सीमित है, अर्थात एक कांस्टेंट माना जा सकता है और कांस्टेंट पद जो है इसका हम इसको बाहर कर ले रहे हैं। इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा 0 से q और q dq, ये हो जाएगा हमारा q dq। अब हम इसको q के सापेक्ष आवेश, हम आवेश संचित कर रहे हैं, आवेश के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे। समाकलन का टर्म कैसे किया जाता है, फार्मूला के साथ आपको पीछे समझाया जा चुका है। इसके आधार पर जो है कि हम बता दे रहे हैं कि q का समाकलन करेंगे तो q²/2 हो जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं हमारी लिमिट 0 से q के लिए था, तो हम इस लिमिट को जैसे इसमें रखते हैं 1/c हमारा कॉमन है, हम पहले q को q की जगह रखेंगे तो q²/2 ही रह जाएगा। फिर माइनस करके दूसरे टर्म को रखते हैं, चलिए दूसरा टर्म रखेंगे तो 0 यहाँ रखेंगे तो 0²/2 मींस दैट वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम कार्य W जब गणना करेंगे तो W हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 q²/c और कार्य का मात्रक होता है जूल। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें एक कार्य प्राप्त हो गया कि हमने कितना कार्य किया है। बट अगर हम ऐसा सोचेंगे, अगर ऐसा हम जानते हैं पिछले अध्ययन के अनुसार हमने पीछे से पढ़ा है कि आवेश q बराबर cv होता है, तो यदि हम q के जगह cv रख दें, अर्थात धारिता और विभव के पदों में हम अगर सूत्र की गणना करना चाहते हैं तो आवेश q की जगह cv रख देते हैं। तो यहाँ जैसे ही रखेंगे तो c² v², क्योंकि यहाँ पर वर्ग है तो दोनों का वर्ग हो जाएगा और एक c से c कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें प्राप्त वैल्यू एक प्राप्त हो जाएगा कार्य W 1/2 cv²। हमें एक नया फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब इससे पहले का जो फार्मूला था और Q और C के पदों में था, अब हमें C और D के पदों में, संधारित्र की धारिता और विभव के पदों में प्राप्त हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम C अगर Q/V रख देते हैं, जैसा कि हमें ये धारिता के सूत्र से पता है कि धारिता C Q/V होता है। तो यदि ये वैल्यू हम C की जगह पुट कर देते हैं, रख देते हैं इसमें, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा q/v और v² से v कैंसिल हो जाएगा तो q भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आवेश और विभव के पदों में एक और सूत्र हमें प्राप्त हो गया। तो हमने संधारित्र की धारिता के लिए संचित ऊर्जा में गणना करने पर पाया कि हमने इसके सूत्र को, ऊर्जा के सूत्र को या कार्य के सूत्र को 3 पदों में व्यक्त किया। पहला हमने देखा कि हमारा आवेश और संधारित्र की धारिता के पदों में कार्य जितना था उस कार्य की गणना हो गई, और उसी के द्वारा हमने देखा कि यदि हम इस सूत्र को संधारित्र की धारिता और विभव के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं तो इस रूप में भी हमने देख लिया इसको, और इसी प्रकार से हमने देखा कि हम इसको आवेश और विभव के पदों में भी व्यक्त कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से संधारित्र की धारिता में किया गया कार्य, अर्थात किसी क्षेत्र के अंदर अगर कोई चालक रखा गया है संधारित्र धारिता, तो उसको
आवेश देने में कितना कार्य करेंगे, इसकी गणना हमने 3 पदों में कर दिया। और हमें ये बात पहले से याद होनी चाहिए कि डन वर्क इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, कृत कार्य ही ऊर्जा की माप होती है, और जो कार्य ही ऊर्जा की माप होती है, तो हमने जो ये कार्य किया है यही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। यदि कार्य संधारित्र में, यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, यही जितना हम कार्य करते हैं वही कार्य ही ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा, इस जो W था, इस कार्य को हम ऊर्जा के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो U इक्वल्स टू, ये फार्मूले U के पदों में भी दिखाए जाएंगे। तो U इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर बटे C, या कर सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर, या फिर इसको दे सकते हैं 1/2 QB। तीनों के पदों में हम ऊर्जा के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा संधारित्र में संचित ऊर्जा की, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है, इसकी हमने कैलकुलेशन किया। इसी पर रिलेटेड इससे हम एक एग्जांपल इस पर देख लेते हैं कि हम इसके एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। एक बताया जा रहा है कि 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है और वह 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। यदि आप इसको फिगर के माध्यम से देखना चाहें तो हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा फिगर यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारा एक संधारित्र होगा जिस पर हम आवेश दे सकते हैं कि प्लस आवेश और माइनस आवेश इस प्रकार से दिए गए हैं। अब इस पर हम इसको एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दे रहे हैं इस प्रकार से, और ये बैटरी का जो वोल्टता दी जाएगी, ये बैटरी की वोल्टता 50 वोल्ट की बैटरी है। इस प्रकार से ये संधारित्र को जोड़ दिया गया है। तो इस बैटरी के द्वारा आवेश देकर इस पर कितनी ऊर्जा संचित हो सकती है, इसके बारे में हमें गणना करनी है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो संधारित्र की धारिता हमें दिया हुआ है कि 12 पिको फैरेड है। सबसे पहला स्टेप हमें यही करना पड़ता है कि जब सॉल्व करने जाते हैं सवाल को, तो हम देखते हैं कि सवाल में कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। फिर इसके बाद डिसाइड करते हैं कि जब हमें जो मान दिया है और जो ज्ञात करना है, ये सारे वैल्यू किस फार्मूले में हमें प्राप्त होते हैं, तब उस फार्मूले का यूज करके वैल्यू की गणना करते हैं। तो देखते हैं इसमें संधारित्र की धारिता हमको पहले से दिया हुआ है 12 पिको फैरेड, बट हमने देखा है अभी की संधारित्र की धारिता में संचित ऊर्जा की गणना हमने जूल में किया है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और कैलोरी भी इसको लेते हैं कहीं कहीं, बट उष्मा के लिए प्राय कैलोरी का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर फिलहाल कार्य और ऊर्जा के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पिको फैरेड दिया हुआ है, हम इसको एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए हम इसको फैरेड में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 टू द पावर -12 फैरेड। तो इसके आधार पर संधारित्र की धारिता हो जाएगी C इक्वल्स टू 10 मल्टीपल 10 टू द पावर -12 फैरेड हो जाएगी। अब हमने देखा और इसमें दिया हुआ है विभव, बैटरी का विभव दिया हुआ है 50 वोल्ट, और हमसे पूछ रहा है कि संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी, इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, मींस दैट एनर्जी यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अब इस बात को जान लेना आवश्यक है कि धारिता दिया हुआ और विभव दिया हुआ है। धारिता और विभव ज्ञात है और एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, तो बड़ी सरलता से हम जान सकते हैं कि इसमें धारिता और विभव के पदों में हमें एक फार्मूला ज्ञात है पहले से ही, धारिता और विभव के पदों में ज्ञात है। इसलिए यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो सीधे हमें एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न में पहले ही बताया कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। जो वैल्यू दिया है और जो मान पूछ रहा है, अगर आप इस तक पहुंच जाते हैं तो हमें सूत्र को रखने में और उसको सॉल्व करने में काफी सरलता होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा, अब 1/2 CV स्क्वायर है, C की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं और B की वैल्यू यहाँ पर रख करके पुट कर रहे हैं, जिसको हम स्क्वायर कर देंगे 50 का वर्ग हो जाएगा 2500। अब इस प्रकार से 2 से इसको 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 10 टू द पावर -12 अपने स्थान पर, और ये 2500 भी है। अब U इक्वल्स टू हम देखते हैं कि ये दोनों जीरो अर्थात 100 इसको समझे तो इसकी 2 पावर इसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी और पावर -10 बचेगा और ये 6 मल्टीपल 25 हो जाएगा। तो अब इसको 25 से 150 होता है। अब इसके आधार पर जो है 150 होगा मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -10 हो गया।
अब इसको कोटिमान के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो कम से कम दशमलव के बाईं ओर एक अंक होना चाहिए। दशमलव के बाईं ओर एक अंक तक दशमलव का निर्धारण हम करेंगे इस प्रकार से, तो हमें 2 अंक खिसकना पड़ेगा, तो इसकी 2 ऑर्डर जो है घट जाएगी, या ऐसा कर सकते हैं कि प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी इसके आधार पर। तो ये +2 करेंगे तो ये -8 हो जाएगा और एनर्जी में प्राप्त हो जाएगी। करने का अर्थ संचित ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी U = 1.5 × 10⁻⁸ जूल। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है और इसके आधार पर हमने एक एग्जाम्पल भी देखा। आप ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे आप देख सकते हैं। अब इससे इस प्रकार से हम लोगों ने इस लेसन का आखिरी टॉपिक भी देखा। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। और बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।